नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर एक खास शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में हमारे इस रेडियो स्टेशन पर लगातार बहुत सारी डिग्निटरीज आती ही रहती हैं और आपसे बातचीत करती हैं, कुछ बेहतर जानकारी आपको देकर जाती हैं। ऐसे में आज हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कोटा यूनिवर्सिटी की कुलपति, जी हाँ, प्रोफेसर नीलिमा सिंह जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। और मैम, हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर नीलिमा सिंह जी, आप कोटा विश्वविद्यालय से आगरा विश्वविद्यालय आई, ये सफर आज कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा सफर जी। और आगरा विश्वविद्यालय में आकर के थोड़े से मेरे चक्षु और खुले। अच्छा जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप हमारी जो कुलपति मैडम हैं उनकी भी आप मेंटोर हैं, आप उनकी भी गुरु हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं। तो प्रोफेसर नीलिमा सिंह जी, अगर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, और बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं, आपसे सीख लेना चाहते हैं, तो अगर हम जाने कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई तो उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई है जी। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन होलकर साइंस कॉलेज से किया। ओके। और अपनी डॉक्टरल डिग्री जो है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी से की, ग्वालियर से जी। और उसके बाद में मैं फिर मेडिकल कॉलेज में ही मेरी पोस्टिंग थी और अपनी सर्विस को मैंने 2018 तक अपनी सेवाएं मैंने मेडिकल कॉलेज को दी। उसके बाद में फिर मैं वाइस चांसलर बन के कोटा यूनिवर्सिटी में आई और अब ये मेरा दूसरा टर्म है। जी जी, ये आपका दूसरा टर्म है वाइस चांसलरशिप एज ए का। वाइस। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। तो मैम, आपका सब्जेक्ट, आपका स्ट्रीम क्या रहा? मेरा स्ट्रीम था मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। ओके जी। तो अगर हम आपके रिसर्च वर्क की बात करें जो कि हमारे छात्रों को भी बहुत मोटिवेट करेगा, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, किसी भी रिसर्चर का एक तो फील्ड नहीं होता है, कभी भी एक टॉपिक पे वो काम नहीं कर सकता जी। पर एक थीम लेकर के उसको चलनी पड़ती है, एक आइडिया लेके उसको चलना पड़ता है। क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट थी और मेटाबॉलिज्म हमारा मेन टॉपिक होता है डिस्कस करने के लिए। तो डायबिटीज एक ऐसी डिसीज है जिसको कि हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसीज। हर तरह के तीनों मेटाबॉलिज्म इस डिसीज में इन्वॉल्व होते हैं और इसमें रिसर्च करने के एवेन्यूज बहुत ज्यादा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म किसी भी ऑर्गन का कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है और हर बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारा जो मेन हार्मोन होता है इंसुलिन, वो ही रेगुलेट करता है। तो यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो फिर तीनों मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एकदम से डिस्टर्ब होते हैं और उसके कंसिक्वेंसेस फिर डिफरेंट ऑर्गन्स पे होते हैं। जैसे किडनी पे हो सकता है, हार्ट पे हो सकता है, आंखों पे हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, ब्रेन पे हो सकता है। तो हर ऑर्गन इसमें वो इन्वॉल्व करता है। तो रिसर्चर को अपना जो एक चैनल, जो एक वो आइडिया जिसके ऊपर कि वो वर्क कर सकता है, वो फिर मैंने अपना डायबिटीज। जी जी, बहुत अच्छा। आपने डायबिटीज के ऊपर, आपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर आपने रिसर्च वर्क किया जी। मैम, अगर हम रिसर्च स्कॉलर्स की ही बात करें तो आजकल रिसर्च स्कॉलर्स टॉपिक को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव उनके आजकल टॉपिक्स होने चाहिए, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो भी टॉपिक गाइड देता है उसको उसके बारे में क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि मैं बच्चे से किस डायरेक्शन में काम कराऊंगा और इसका आउटपुट ये होगा जी। और मेरा मानना ये है कि जो भी आउटपुट, जो रिसर्च हम करते हैं, कम्युनिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। एक संदेश जाना चाहिए कम्युनिटी में कि हमने जो रिसर्च करी है वो आपके बेनिफिट के लिए है कि नहीं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है रिसर्च का। वही हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरह के टॉपिक्स पर आजकल रिसर्च होनी चाहिए और जब उनको रिसर्च वर्क का टॉपिक मिलता है तो किस तरह से आजकल के रिसर्च स्कॉलर काम करें, कुछ आप उन्हें सलाह देना चाहेंगी? सलाह तो मैं यही देना चाहती हूँ कि जो बच्चे रिसर्च करते हैं, दे शुड बी वेरी पर्टिकुलर इन देयर वर्क। थोड़ा सा, अब चूंकि मैं बायोकेमिस्ट्री से हूँ तो मैं पेशेंट से ही डील करती हूँ, पेशेंट से ही ब्लड सैंपल मुझे लेना पड़ता है। तो हमेशा पेशेंट फ्रेंडली होना चाहिए उनको, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा भगवान होता है। बिल्कुल। तो यदि उसको आप नाराज कर दोगे तो आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा पेशेंट से फ्रेंडली रहना चाहिए और उसकी किसी भी प्राइवेट चीज को, जो आप हिस्ट्री लेते हैं, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए ताकि वो किसी भी एंगल से हर्ट ना हो। और आई थिंक कम्युनिटी में सर्वे भी स्ट्रांग होना चाहिए। जी, बिल्कुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि आजकल इंडिया में हर दूसरा आदमी डायबिटिक है। तो रिसर्च तो डायबिटिक के ऊपर आप चाहे जितनी कर सकते हैं, मगर रिसर्च कम्युनिटी ओरिएंटेड है कि नहीं है। जैसे कोई भी एक एंजाइम में अगर बायोकेमिस्ट्री का करूं और यदि वो मान लीजिए रिजल्ट बहुत पॉजिटिव भी आता है, मगर वो हमारे कम्युनिटी के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, हाँ। तो वो रिसर्च हम लोगों के लिए, मेडिकल बायोकेमिस्ट के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। सभी स्ट्रीम की अगर हम बात करें, अगर वो जनहित में नहीं है तो उसका इतना उपयोग नहीं होता है। तो मैम बायोकेमिस्ट्री स्ट्रीम की ही बात करते हैं। इस स्ट्रीम का आजकल बहुत प्रचलन भी है और इसका बहुत उपयोग भी है, चाहे हम कोविड वैक्सीन की बात करें या आने वाली भविष्य में ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन का। तो इस स्ट्रीम को अपनाने के लिए आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को अगर ह्यूमैनिटी सर्व करना है, यदि उनको कुछ एक्सेल करना है लाइफ में, तो जरूर से इस ब्रांच को ज्वाइन करें। और इस ब्रांच में सारे एवेन्यूज खुले हुए रहते हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी में भी जा सकते हैं, आप इसके थ्रू माइक्रोबायोलॉजी में भी जा सकते हैं, आप इसके थ्रू पैथोलॉजी में भी जा सकते हैं, आप फार्माकोलॉजिकल वर्क भी कर सकते हैं। तो एवेन्यूज सारे खुले हुए हैं। तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि आपको हर तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। बिल्कुल बिल्कुल, और आज इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। बहुत डिमांड भी ज्यादा है। बिल्कुल मैम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पूरे देश भर में ये एप्लीकेबल हो चुके हैं लगभग सभी जगह। तो इस पर आप छात्रों का भविष्य कैसा देखती हैं? देखिए, शिक्षा नीति तो हमारे यहाँ युगों से चली आ रही है और आजादी के पहले तो भारतवर्ष को विश्व गुरु भी कहा जाता था, मगर ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने हमारी शिक्षा नीति को डिस्टर्ब कर दिया। हमारी शिक्षा नीति जो पहले युग में चलती थी वो ज्ञान होता था वो, और उसको ब्रिटिशर्स ने आकर के उसको शिक्षा में कन्वर्ट किया। उन्होंने मीडियम को इंग्लिश कर दिया, तो क्या हुआ, बच्चों को रटना पड़ता था, उनको रटने की आदत पड़ गई। फिर तो शिक्षा का मूल्यांकन जो था ना वो ऑटोमेटिकली गिरता चला गया। 87 में दोबारा से इसको रिवाइज किया, तब हमारे यहाँ पे सीबीएसई सिस्टम ऐड किया उन्होंने। वो थोड़ा सा उसका उत्थान हुआ, मगर बच्चा जब बाहर निकलता था, पढ़ करके बाहर निकलता था, तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल जीरो होती थी। उसको सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ज्ञान रहता था। कोई व्यक्ति को, किसी स्टूडेंट ने यदि हिंदी में किया है तो उसको सिर्फ हिंदी का ही ज्ञान रहेगा। बिल्कुल, अगर हम कहेंगे कि इस हिंदी की समाज में क्या उपयोगिता है, तो वो नहीं बता सकते हैं समाज में क्या उपयोगिता होगी इसकी, नहीं। तो फिर से इसको 2020 में रिवाइज करने का वो बनाया कि बच्चे की यदि पूरी समग्र हमें व्यक्तित्व बनाना है, ओवरऑल पर्सनैलिटी बनानी है, तो हमको नई शिक्षा नीति में जो उन्होंने कहा है कि उसको हर तरह का ज्ञान होना चाहिए। आजकल के बच्चों में संस्कार की कमी हो गई है। संस्कार देना हमारा कर्तव्य। पहले ये कहते थे संस्कार घर से मिलते हैं, अब चूंकि दोनों वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को ही कम समय देते हैं, तो इट्स मतलब ये अब हमारी ड्यूटी है कि बच्चों को हम संस्कार दें, धर्म का ज्ञान दें, वेद का ज्ञान दें। हर चीज का हमको ही उनको ध्यान रख के हर चीज पढ़ानी होती है। और इसलिए इस शिक्षा नीति में बहुत बदलाव किया गया, एक होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है कि जिसमें बच्चे की पूरी मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है ना वो डेवलप होके आती है। और उसी का एक अंग जो है, जो आपके विश्वविद्यालय में कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और द रिसर्च। इसमें बच्चे को, यदि कोई साइंस का बच्चा है और अगर कोई भी टॉपिक पे वो रिसर्च करता है और अगर वो जाके समाज में उसका सर्वे करता है, तो उसको सोशल एस्पेक्ट भी देखनी पड़ेगी। उस सोशल एस्पेक्ट से जो डेटा लेता है उसको इंजीनियरिंग की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर्स ही सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। एनालिसिस जब वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेगा तो उसको वही सॉफ्टवेयर यूज करके करेगा, तो उसको इंजीनियरिंग की भी आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद में सोशल एस्पेक्ट्स जितने भी होते हैं, एक फैमिली है, उसमें फैमिली में कितने मेंबर हैं, उन फैमिली मेंबर्स का कैसे ब्रॉटअप हुआ है, वो फैमिली मेंबर का जो हेड है वो कैसे फैमिली चला रहा है, ये सारी जानकारी जब वो इकट्ठा करेगा और उसके बाद में जब उस पर निष्कर्ष निकालेगा, तब हमारी ये कहलाएगा कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी हमारी रिसर्च है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैडम ने, आपकी वाइस चांसलर मैडम ने जो बताया कि ट्रांस डिसिप्लिनरी भी होना चाहिए। मतलब आप जो कोई चीज को इन्वेंट करते हैं
इट शुड बी एक नया डिसिप्लिन बन जाए। आपके सब काम करने के बाद में यदि कोई चीज आप नहीं प्रेजेंट करते हैं तो वो ज्यादा अहमियत रखेगी। इसे हम कह सकते हैं बैकअप में प्लान बी। हाँ, बैकअप में प्लान भी कह सकते हैं आप, जी आराम जी से हाँ कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने कहा। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति मेरे ख्याल से छात्रों को ये सिखा रही है कि दैट यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। इसमें छात्रों का एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के प्रति व्यवहार सीखना। आप वो छात्र जब किसी सोसाइटी में जाएगा, आज की तारीख में बच्चे हेजिटेट करते हैं जाने के लिए जी, कि हम वहां जाके कैसे बात करें। बच्चे आपस में भी बात करने में भी हेजिटेट करते हैं। इससे वो थोड़ा सा खुलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद में व्यवहार सीखेंगे बात करने का, एक सोसाइटी में कैसे रहा जाता है उसको सीखेंगे, और उसके बाद में फिर अपनी रिसर्च में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, महिलाओं का तो रोल अब जेंडर इक्विटी ऊपर आ रही धीमे धीमे। हालांकि हम भारतवर्ष बहुत पीछे है, पर हाँ ऊपर आ रही है। आज के युग में हम ये कहें कि मेजॉरिटी ऑफ महिलाएं जो हैं वो आज हाईएस्ट पोस्ट पे हैं, इंक्लूडिंग हमारी राष्ट्रपति को देख लीजिएगा, मेरे को देख लीजिएगा, आप BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के मैडम को देख लीजिएगा, आप सागर विश्वविद्यालय को देख लीजिएगा, हमारी आनंदीबेन गवर्नर जो है उनको देख लीजिएगा, फिर आप हमारी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है, उनको कितने में नाम गिनाऊं आपको, सब जगह तो महिलाएं हैं। वही मैं आज विमान वही महिला उड़ा रही है, जहाज महिला चला रही है, हर चीज में जितने ओलंपिक्स हैं उसमें गोल्ड मेडल भी महिलाएं लेके आ रही हैं। तो महिलाएं पीछे नहीं है, और आप मेरे सामने बैठे हो साक्षात उदाहरण। तो महिलाएं तो कहीं पीछे नहीं है। फिर भी चूंकि भारतवर्ष शुरू से हमारा पुरुष प्रधान देश रहा है, तो वो कहीं एक छोटा सा बीज जो हमारे यहाँ के पुरुषों में रहता है, सोच में रहता है, उस सोच को हमें अपने घर से बदलना पड़ेगा। जब वो सोच बदल जाएगी, और जिस दिन बदल जाएगी उस दिन हमारा पुरुषों में और महिलाओं में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। देखिए, बिल्कुल साइकिल के 2 पहिए हैं, ये एक पहिए से साइकिल नहीं चलती है, और ये चीज सबको समझना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। आज भी देश के किसी कोने में महिलाओं की, बच्चियों की, चाहे हम हेल्थ की बात करें, सेफ्टी की बात करें या एजुकेशन की बात करें, कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। हाँ, मेरा मानना ऐसा है इसमें कि जैसे कुछ जो हम लोगों के जो शहरी इलाके हैं, यहाँ तो जैसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो उसमें तो ये रेशो काफी कम होता जा रहा है। मगर अभी भी आप विलेज में जाइए, जहाँ गरीबी है, जहाँ पे कि बच्चियों को रोक करके रखा जाता है हर फील्ड में, वहाँ भी इसका अभाव है। हाँ, यदि हम उनको शिक्षा के लिए जागरूक करें, यदि हम उनको उनकी आत्मरक्षा के लिए जागरूक करें। अभी दिल्ली में एक केस हुआ है जी, रिसेंटली हुआ है, बहुत बुरा लगा सुन करके कि उस बच्ची को सेल्फ डिफेंस आता होता तो वो बच गई होती। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में हमारे यहाँ का जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं उनको खत्म करने की जरूरत है। हमारे जो समाज में घरेलू हिंसाएं होती रहती है उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जब बच्चियां खुद जाए और वो अपने अधिकार जाने, बच्चियों को मतलब हमको उनको शुरू से उनके अधिकार बताने चाहिए कि भाई ये आपका राइट है, जैसे पढ़ने का राइट है, हमारा बोलने का राइट है, ऐसे लड़कियों को समाज में रहने का राइट क्या है वो भी उनको अधिकार पता होना चाहिए कि आप हर जगह बराबर हो लड़कों के। बिल्कुल, अगर हर बच्ची ये जान जाएगी तब हम शायद थोड़ा सा आबादी, और आप जो आधी आबादी की बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम नियंत्रण पाएंगे और अपनी बच्चियों को हम सशक्त महसूस करा पाएंगे। बिल्कुल सशक्त। अगर हम उनकी हेल्थ की बात करें, बच्चियों की हेल्थ की, महिलाओं की हेल्थ की, तो गांव ही नहीं मैम, शहर में भी ऐसा होता है कि मैक्सिमम अभी भी आज के समय पर बच्चियां एनीमिक हैं और उन्हें और उनके परिवार के लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है या सही वो उचित ध्यान नहीं रख पाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ना, शिक्षा का जो ज्ञान है ना वो बहुत जरूरी है। हर महिला को ये समझना चाहिए कि वो डस्टबिन नहीं है, कि जो भी घर में बचा कुचा वो मैं खाऊं। एक ही हमारी प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल, उसको भी वही चीज खानी चाहिए जो वो सबको खिलाती है, तो उसमें डेफिशिएंसी कभी नहीं आएगी। बिल्कुल, अंत में जो खाने की प्रथा है ना उसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। सबके साथ बैठ के जो सब खा रहे हैं वही चीज खानी चाहिए, तभी हम एनीमिया को रोक सकते हैं।
अदरवाइज एनीमिया एक ऐसी डिसीज होती है कि जिसमें आयरन की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है, और फिर महिला चाहे कितनी भी अच्छे घर को भी बिलोंग करे, अगर वो खाने में प्रॉपर ध्यान नहीं रखती है तो वो फिर महिला परिवार नहीं चला सकती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि परिवार की महिला ही जब स्ट्रांग होगी, सेहतमंद होगी, तभी वो परिवार का सही, अगर महिला स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम इसको गुड नोट पे कहें तो हम यही कहेंगे कि आधी आबादी यानी हमारे देश की महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। अगर जैसा कि आपने कहा वैसे ही हम कोट करें तो हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति जी, हमारे प्रदेश की माननीय कुलाधिपति जी, हमारे आगरा विश्वविद्यालय की जो माननीय कुलपति हैं, उनकी गुरु आप कोटा विश्वविद्यालय की कुलपति जी माननीय, और हमारी यूनिवर्सिटी की माननीय कुलपति जी प्रोफेसर आशु रानी, आप सभी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आप सभी हम सभी के मेंटोर हैं। हम सभी जितनी महिलाएं देख रही हैं, सुन रही हैं, हम सभी आपसे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत प्राप्त करते हैं। मैम, कोटा यूनिवर्सिटी की एक बार फिर से बात करते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी मैम, वहां पर आपने बहुत सारे क्रिएटिव इनोवेशंस भी किए हैं। हाँ, क्रिएटिव इनोवेशन तो देखिए, बच्चों, मैंने बताया ना, बच्चों को सोचने की बहुत क्षमता होती है। इतनी क्षमता होती है कि आप यदि उनके इनोवेशन आइडियाज को कलेक्ट करना शुरू करें तो आपके कमरे पूरे फाइलों से भर जाएंगे। इतनी सोच होती है उनके पास में। मगर उस सोच का आउटपुट हम नहीं निकाल पा रहे थे। तो हमारे यहाँ पे ऐसी एक विद्यार्थी ने हमको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया था कि हम किसी भी सड़े कागजों से या कुछ से हम ऐसी चीज बना सकते हैं। और बाय द वे हमको एक मशीन मिली, रिसाइकलिंग मशीन, जिससे हम लोगों ने फिर जितना भी हमारे यूनिवर्सिटी का जो वेस्ट होता है, जितनी भी प्रैक्टिकल कॉपीज निकलती हैं, आंसर कॉपीज निकलती हैं, लिफाफे निकलते हैं, कटिंग्स निकलती हैं, उन सबको हमने उस मशीन में डाल करके, और फाइल कवर्स, अपने बैग्स हैं, अच्छा, रिसाइकिल किया, सारा सब चीज रिसाइकिल करके हमने उसको, ये हमारा सबसे बड़ा। इसी तरह से हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी विभाग जो है वो भी कई तरह के सिरप्स बना रहे हैं, कंपोस्ट खाद बना रहे हैं। वो अपने लेवल पे अपना रिक्रिएशन सारी जो है वो एक्टिविटीज रिसाइकलिंग की वो करते हैं। यही मेरा कहना था शुरुआत में कि ये जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं इनमें रिसर्च वर्क हो, क्योंकि यही हमारी कम्युनिटी के लिए भी उपयोगी है। बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा मैम। तो मैम, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अगर आप बात करें आपके परिवार की, जिसका सहयोग, जिसके सपोर्ट से आज आप इतने ऊंचे मुकाम पर हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गर्व के साथ कहूँगी कि आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के कारण। अगर परिवार में उनका सपोर्ट मुझे नहीं मिला होता तो मैं कतई आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकती थी। तो सारा श्रेय जो है मैं उन्हीं को ही देना चाहूँ। और यही एक चीज है जो मुझे जेंडर इक्विटी बोलने के लिए बिल्कुल करता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे घर में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो यही मानसिकता हर परिवार की, हर हस्बैंड वाइफ में शुरू होनी चाहिए। तभी जो है वो महिलाएं आगे बढ़ सकते हैं। घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। घर से शुरुआत होनी चाहिए। मैम, परिवार में आपके और कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा डॉक्टर है, डिफेंस में गायनेकोलॉजिस्ट है। ग्रेट। और अभी मथुरा में पोस्टेड है, उसका डॉक्टर योगेंद्र सिंह नाम है। अच्छा। और मेरा छोटा बेटा प्रोडक्ट डिजाइनर है, इंजीनियर है, उसने IIT पवई से MDes किया हुआ है और वो आजकल लखनऊ में काम कर रहा है। बहुत अच्छा। और बेटियां आपकी बहुत सारी हैं, पूरे विश्वविद्यालय की बेटियां मेरी बेटियां हैं। और मेरे 2 ग्रैंडसन हैं। अच्छा। हाँ, मेरी जो डॉटर इन लॉ है बड़ी वाली, वो MDS है, डेंटल सर्जन है। वो भी अपने फील्ड में अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैम, पूरी आपकी जो फैमिली है वो तो शानदार है ही, लेकिन आप एक बहुत ही बढ़िया एजुकेशनिस्ट हैं। तो इस सब के अलावा आपकी कुछ हॉबीज भी होंगी मैम? हाँ, मेरी अपनी पर्सनल हॉबीज बहुत सारी हैं। जैसे कि मैं एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी करती हूँ। अरे वाह। मैं निटिंग बहुत अच्छी करती हूँ। रीडिंग तो मेरी हॉबी है ही सही। कुकिंग मेरी हॉबी है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं जरूर कुछ ना कुछ इनमें से एक चीज करती हूँ। आप अपने लिए समय निकाल ही लेती हैं? निकालती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैम। आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। अभी बातें खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समय हमें और ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं देता है, और हम चाहेंगे कि ये मौका, ये सौभाग्य हमें दोबारा प्राप्त हो कि हम आपका इंटरव्यू ले पाएं, आपसे बातचीत कर पाएं।
लेकिन चलते चलते, जैसे कि मैंने पहले ही सवाल में पूछा कि कोटा यूनिवर्सिटी से आगरा यूनिवर्सिटी आप आई, कैसा लगा, तो यहाँ आकर आज आपने काफ़ी समय बिताया, काफ़ी आपने छात्रों से, फैकल्टी से, सबसे इंटरेक्शन किया, तो क्या फ़र्क महसूस किया और आगे और सुधार के लिए आप हमारे सभी, यानी हमारी वाइस चांसलर मैडम को, हमारी फैकल्टीज़ को, हमारे स्टूडेंट्स को क्या सुझाव और संदेश देना चाहती हैं? आगरा यूनिवर्सिटी में मैं जब आई, सबसे पहले तो जो मुझे गर्व जो महसूस हुआ वो मुझे मैडम को देखकर हुआ आपके, कि आज कोटा का नाम रोशन हो रहा है आगरा में। बिल्कुल। राजस्थान का, मैं मध्य प्रदेश से राजस्थान में गई, मैडम राजस्थान से उत्तर प्रदेश में आई है, यहाँ अपना नाम जो है वो पकड़। आगरा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय से मैं करीब पिछले 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। पर आज जो मैंने विश्वविद्यालय देखा है और जो मैंने पहले विश्वविद्यालय देखा था, उसमें बहुत चेंज है। इतना ज्यादा इसमें मैडम ने आके बदलाव किया है, यूनिवर्सिटी को एक यूनिवर्सिटी का स्वरूप दिया है। बिल्कुल, गुरुकुल का स्वरूप दिया है और लगता है कि हम किसी यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे। इसका जो एम्बियंस है वो इतना पॉजिटिव है कि कोई आदमी इसके बारे में गलत कह ही नहीं सकता। और मेरी सारी शुभकामनाएं दिल से मैडम आशुरानी के लिए है कि वो और भी आगे जाएं और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी यूनिवर्सिटी में इसी तरह से पदस्थ रहें और अपना जो है वो कार्य करते रहें। बहुत अच्छा मैम। और मैम, हमारे सामुदायिक रेडियो यानी कम्युनिटी रेडियो को भी अगर आपके आशीष वचन मिले, आपको कैसा लगा मैम यहाँ आकर? मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, स्पेशली पूजा जी से बात करके तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड ये भी एक अचीवमेंट ही है यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का, कि यहाँ पे इस तरह का आप लोग जो है रेडियो स्टेशन चला रहे हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं आपको है मैम। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इतने आशीष वचन हमें दिए, इसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो अभी आपने सुना प्रोफेसर नीलिमा सिंह जी को, कोटा यूनिवर्सिटी की माननीय कुलपति जी हमारे बीच आज रही। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ शेयर करी। फिलहाल अभी हमारे जाने का समय नजदीक हो गया है, तो होगी आपसे फिर से मुलाकात इसी वादे के साथ। पूजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।